Assalamualaikum students, this is Danish Raza. You're watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. From few days we have been discussing about chapter number 18, that is about electronics. Today we are going to discuss about transistor. What is the function over here? We are going to discuss that as the amplification. Transistor as an amplifier we are going to discuss. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास जो फंडामेंटल चीज़ है वो ट्रांजिस्टर होता है। तो यहाँ पे हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। एम्पलीफायर का मतलब क्या है? एम्पलीफायर का मतलब ये है कि अगर आप इनपुट पे इस तरह का सिग्नल देते हैं तो आपको आउटपुट पे इससे बड़ा यानी एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे ये पर्पस है इसका ट्रांजिस्टर का। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास कितनी तरह का ट्रांजिस्टर हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, लेकिन आपकी बुक में जो यूज किया गया है वो कॉमन एमीटर यूज किया गया है। कॉमन एमीटर का मतलब है कि हमने एमीटर को जो है वो कॉमन कर देना है। देखिए ये बेस और एमीटर के दरमियान भी आ रहा है और बेस और कलेक्टर और एमीटर के दरमियान भी आ रहा होगा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमीटर कहते हैं। अब अगर बात की जाए प्रिंसिपल की, तो हमने कल पढ़ा था ट्रांजिस्टर के जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एमीटर बेस जंक्शन जो है वो उसको हमने फॉरवर्ड बाइस रखना है। फॉरवर्ड बाइस रखने का मतलब क्या है? एमीटर और बेस के साथ जो जंक्शन होगा वो हम फॉरवर्ड बाइस कैसे बना सकते हैं? ये हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर नेगेटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है, कलेक्टर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको बाइसिंग हमने करनी है। बाइसिंग का मतलब है इसको हम इसके साथ हमने बैटरी को अटैच करना है। तो बैटरी को अटैच करने के लिए आपकी बुक में जो सर्किट लगा हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी फिलहाल आप इसको भूल जाएं, अभी आप यहीं से देखें। आपने बेस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अटैच करना था, तो ये बड़े वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, और जो एमीटर है जो कि नेगेटिव है उसके साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी को कनेक्ट करना था, तो हमने वो कनेक्ट कर दिया। तो हमारे पास ये जो जंक्शन हमने बनाया ये हमने फॉरवर्ड बाइस बना लिए, यानी कि एमीटर बेस जंक्शन जो है वो हमने फॉरवर्ड बाइस कर लिए। पहला केस हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा, कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए। रिवर्स बाइस का मतलब है जी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव साइड से और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव साइड से जुड़ना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे देखें ये तो नेगेटिव टर्मिनल तो एमीटर के साथ जुड़ा जो कि नेगेटिव पे है। अब यहाँ पे इसको हमने न्यूट्रल किया हुआ है, नेगेटिव कॉमन किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी कंसीडर होगा। तो इस तरह से देखें तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ मिल गया, तो ये नेगेटिव है, बेसिकली ये ग्राउंड पे है, एमीटर ग्राउंड पे है, और ये ग्राउंड कहाँ से जुड़ा हुआ है? बेस के साथ। तो हमने इस तरह से इसको जो है वो कॉन्फ़िगर इसको इस तरह से कर लिया कि हमारे पास ये वाला जो जंक्शन है कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, ये बेसिकली एमीटर को आप भूल जाए तो पीछे क्या रह जाता है? बेस रह जाता है। तो ये जो रीजन है हमने इसको रिवर्स बाइस कर लिया। अब अगर हम बात करें, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर ये चीज़ें डिस्कस कर ली जाए तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 3 रीजन बनते हैं, और ट्रांजिस्टर को ऑपरेट हम किस रीजन में करवाते हैं? वो एक्टिव रीजन में करवाते हैं। हमारे पास 3 रीजन बनते हैं। एक कट ऑफ रीजन होता है, एक सैचुरेशन रीजन होता है, और एक होता है जी एक्टिव रीजन। कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में हम इसको ऑपरेट नहीं कराते, हम इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाते हैं। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे यूज करने के लिए हम इसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाएंगे। अब बातें हमारी ये बाइसिंग रिक्वायरमेंट होगी। अब हम करते क्या है? सबसे पहले देखें, हमारे पास एक इनपुट बैटरी जिसको हमने VBB कहा, और इसके साथ हमने एक रेजिस्टर RD कनेक्ट कर दिया। अब होता क्या है? बेस और एमीटर के दरमियान एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने RIE के नाम से लिख रखा है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो VBE होंगे, बेस एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज होंगे, और यहीं पे हम अपनी इनपुट दे रहे होते हैं। ये हमारी इनपुट साइड होती है, और यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट होती है, और यहाँ पे C और E के दरमियान VCE वोल्टेज होते हैं, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये मैंने सर्किट क्यों अटैच किया, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं। आपकी बुक में ये चीज़ नहीं, ये वाली एक्स्ट्रा कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे भी लगा हुआ। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। इसको देखिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं, देखें हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास IB करंट आ रही है, तो वो कैसे आएगी?
आई बी करंट हमारे पास देखें बेस और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज है जिसको हमने VBE कहा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है RIE है, तो हमने यहाँ से इसको कैलकुलेट किया। तो IB हमारे पास आ गया जी ओहम लॉ से VBE बाय RIE। ये चूंकि इसकी ये फॉरवर्ड बाइस होता है तो फॉरवर्ड बाइस के केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, तो हमने RIE से इसको रिप्रेजेंट किया। तो हमने यहाँ से IB निकाल लिया जो कि हमारे पास VBE बाय RIE के इक्वल आ गया। अब हमने करंट गेन फैक्टर बीटा के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता था आउटपुट रेशियो, आउटपुट करंट बाय द इनपुट करंट। तो आउटपुट पे हमारे पास जो करंट आ रही होगी वो क्या होगी जी IC। यहाँ पे जो करंट आ रही होगी वो क्या होगी IC। तो IC बाय IB की अगर मैं रेशियो ले लूं तो हमारे पास इसको हम करंट गेन फैक्टर कहते हैं। यहाँ से मुझे IC अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा बीटा IB। अब यहाँ पे जो मैंने B की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास IC की वैल्यू भी आ गई है। अब देखें होगा क्या। अब ये तो मेरा सर्किट था। अब सपोज करें पीछे ही आपने माइक्रोफोन रखा हुआ है, ये आपके पास एक माइक्रोफोन है जिसमें आप बोल रहे हैं। जब आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आपकी आवाज का कोई सिग्नल होगा। लेट्स सपोज आपने ये इनपुट सिग्नल दिया है। अब आपने ये इनपुट सिग्नल दिया, आगे ही कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का काम क्या है ये अंडरस्टैंड कर लें। कैपेसिटर जो है वो आपके पास दो काम करता है। कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, कैपेसिटर जो है वो AC को तो गुजरने देता है, AC को तो गुजरने देता है, लेकिन DC को ब्लॉक कर देता है, DC को ब्लॉक कर देता है। अब होगा क्या, होगा ये कि जो आप सपोज करें माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, आपने बोला आपकी आवाज का जो सिग्नल है वो बहुत छोटा सा होगा। अगर आप इसको आउटपुट पे ऐसे ही सुनेंगे तो हो सकता है आपको सुनाई भी ना दे, या सुनाई दे तो बहुत थोड़ा सा स्लो सा सुनाई देगा। तो हमने क्या किया, हमने इस इनपुट सिग्नल को यहाँ पे भेजा और कैपेसिटर में से पास करवा दिया। अब ये कैपेसिटर में से पास हुआ तो ये AC सिग्नल पास हो रहा है, क्योंकि DC तो यहाँ से तो पास ही नहीं कर सकता। अब यहाँ से हमने जो बैटरी दी, बैटरी अटैच की, तो बैटरी से हमारे पास वोल्टेज आएगा, यहाँ से जो करंट आएगी वो DC होगी हमारे पास, जो DC करंट है। अब ये करंट इधर नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर DC को तो ब्लॉक कर देगा, कैपेसिटर DC को तो गुजरने नहीं देगा। लेकिन एक फायदा हमें हो गया, यहां से जो हमें करंट आ रही थी वो IB थी, और इधर से हमारे पास जो स्मॉल वाला जो हमने इनपुट दिया खुद से वो आ गया। अब इसमें क्या होगा, इस इनपुट जो IB हमारे पास करंट आ रही थी उसमें कोई चीज ऐड हो जाएगी। पहले हमारे पास सिंपल IB था, अब ये वाला इनपुट यानी कि ये वाली चीज जो है डेल्टा IB इसमें ऐड हो जाएगी। IB इज इक्वल टू IB प्लस डेल्टा IB हो जाएगा, चेंज आ गया हमारे पास। अब देखिए अगर इनपुट में कोई चीज ऐड हुई है तो इसका मतलब आउटपुट में भी हमारे पास कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, ये चीज है। अब अगर हम बात करें KVL की, तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप हम लगाएंगे, एक इनपुट लूप लगता है और एक आउटपुट लूप लगता है। ये कैसे हम लगाते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। हम यहाँ पे आउटपुट लूप लगाते हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो इसके लिए देखें हमने यहाँ पे एक KVL जो है वो अप्लाई कर लिया। तो KVL अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं जी ऐसे करके। अब यहाँ से देखें ये पॉजिटिव VCC है तो ये VCC आ गया, यहाँ से जब करंट फ्लो करेगी तो माइनस ICRC हो जाएगा, और यहाँ पे C और E कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो VCE होगा, और ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। वो कहते हैं ना जैसा ऑल द वोल्टेज चेंजेस अलोंग अ क्लोज्ड लूप शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने आउटपुट पे जो लगा लिया वो KVL लगा लिया। अब हम यहाँ से VCE यानी कि आउटपुट वोल्टेज निकालने में इंटरेस्टेड है, तो मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो VCC इज माइनस ICRC आ गया। अब यहाँ पे ये देखें जो यहाँ पे हमने IC की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो बीटा VBE बाय RIE के इक्वल आया था, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे वाली ये जो इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 3, जब मैंने इसमें IC की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये हो गई है। अब कुछ चीजें जो हैं वो चेंज आएगा, कुछ चीजों में चेंज आएगा कब, जब मैं ये इनपुट सिग्नल मैंने अप्लाई किया, ये वाला मैंने भी आपसे कहा कि इनपुट सिग्नल आने से ये डेल्टा IB हो जाएगा, ठीक है, और इधर से जो आ रही होगी वो करंट IB होगी। अब जो IB जो है वो बेसिकली इनपुट सिग्नल के आने के बाद IB नहीं रहेगी, वो IB प्लस डेल्टा IB हो जाएगी, यानी कि चेंज आ गया। अब जब इनपुट में चेंज आया तो डेफिनेटली आउटपुट में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो आउटपुट भी अब IC नहीं रहेगी बल्कि वो IC प्लस डेल्टा IC हो जाएगी। अब जो VB है जो इनपुट वोल्टेज है, ऑब्वियसली इनपुट वोल्टेज पहले हमारे पास VBE आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से ये वाला वोल्टेज यानी कि Vin आ रहा है, तो VBE में भी कुछ चीज ऐड हो जाएगी, और वो कितनी ऐड हो रही है, डेल्टा हो रही है, तो डेल्टा Vin हो जाएगा।
अब आउटपुट, अब जब इनपुट में चेंज आएगा तो डेफिनेटली हमारे पास आउटपुट में भी चेंज आएगा। तो अब हमारे पास आउटपुट जो है वो खाली VCE नहीं रहेगी, बल्कि वो VCE इज इक्वल टू, उसमें चेंज आ जाएगा, डेल्टा V नॉट आएगा। अब ये जो चेंज आया है यही हमारे पास एम्पलीफिकेशन का फैक्टर होता है। इसको हम डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने से पहले कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। ये लेक्चर थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बुक में नहीं बताई गई, लेकिन अगर आप उस एस्पेक्ट से इसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा और आपको जो है वो कोई एम्बिग्विटी फेस नहीं करना पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, हमने जो है वहाँ से एक KVL पे आउटपुट लूप जो है वो, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाली है। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया उसमें हमारे पास VCE इज इक्वल टू VC माइनस बीटा VB, ये सारा कुछ आ गया। अब ये समझें कि जब हमने इनपुट अप्लाई की है तो फॉलोइंग चेंजेस विल अकर, कुछ चेंजिंग आएगी, वो चेंजिंग कैसे आएंगी ये समझ लें। ये आपको एक मैथमेटिकली करके दिखाया हुआ, ये ग्राफिकली, ये जो मैंने, ये आपकी बुक में नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। देखें, मैंने कहा कि हमारे पास IB में जो चेंज आया वो IB प्लस डेल्टा IB होगा। वो डेल्टा IB कहाँ जाए? देखिए, हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया ये वाला, हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया ये वाला जो कि 5 माइक्रो एम्पेयर है, और इसका जो पॉजिटिव एंड है 5 माइक्रो एम्पेयर, नेगेटिव एंड माइनस 5 माइक्रो एम्पेयर। अब दूसरा, यहां से ये वाला, ये जो चीज है ये यहां से आई, ये डेल्टा IB आ गया। इधर से ये बैटरी है, बैटरी DC सप्लाई देगी हमें। यहां से ये जो चीज आ रही है ये IB है, और ये IB कौन सी है? DC, और DC वोल्टेज तो ये होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू सपोज करें 15 माइक्रो एम्पेयर है। जो हमारे पास जो बैटरी हमने लगाई हुई है, सपोज कर लेते हैं 15 माइक्रो एम्पेयर हमें जो है वो करंट दे रही है, वो IB की वैल्यू जो 15 माइक्रो एम्पेयर है। अब देखें, इधर से IB जा रही थी, ये IB, इसमें ये वाली चीज ऐड होगी तो हमारे पास IB में चेंज आ गया, IB इजाफा हो गया कुछ, तो हमने यही लिखा कि IB इज इक्वल टू IB प्लस डेल्टा IB। अब देखें, ये हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, ये वाला, ये बैटरी हमारे पास ये आ गई, ये दोनों सिग्नल मिले, ये AC है और ये DC है, तो हमारे पास ये वाला सिग्नल आ गया। अब ये सिग्नल क्या बता रहा है? ये सिग्नल ये बता रहा है, देखें 5 जमा 15 20 माइक्रो एम्पेयर, अपर लिमिट हो जाएगी 20 माइक्रो एम्पेयर, यहां से 15 माइनस 5 10 माइक्रो एम्पेयर, यानी कि अपर लिमिट, इसकी पॉजिटिव लिमिट जो है IB करंट की जो ऊपर वाली लिमिट है वो 20 माइक्रो एम्पेयर और नीचे वाली जो है वो 10 माइक्रो एम्पेयर होगी। अब इसके अंदर DC वाला वेक्टर, ये जो सिग्नल नजर आ रही है AC है, ये जो डॉट डॉट नजर आ रही है DC, AC भी है DC भी। अब हमने इस सिग्नल को अप्लाई कर दिया इस ट्रांजिस्टर पे, हमने इस सिग्नल को इस ट्रांजिस्टर को दे दिया। अब जब हमने इस सिग्नल को इस ट्रांजिस्टर को दिया है तो ये ट्रांजिस्टर इसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब कितना बड़ा करके देगा हमें आउटपुट पे। अगर हमने सिग्नल जो है वो ये अप्लाई किया है तो आउटपुट पे हो सकता है हमें इस तरह का कोई सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे हमें ऐसा ही सिग्नल मिलेगा। अब ये कितना बड़ा सिग्नल मिलता है उसको हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अब देखें, जब हमने IC रखा तो IC में हमारे पास IC प्लस डेल्टा IC हो गया, IC प्लस डेल्टा IC। अब यहां से कोई चीज आएगी हमारे पास, ये यहां से हमारे पास देखें बैटरी ने कौन सा दिया IC, और यहां से क्या चीज आ रही होगी डेल्टा IC, तो ये दोनों मिलके हमारे पास IC, और इसमें से गुजरेगा। आप देखें यहाँ पे हमने फिर कैपेसिटर लगाया, क्यों कैपेसिटर लगाया, लास्ट में इसको देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लें। ये ग्राफ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बताता है कि IB करंट के चेंज होने से IC करंट, आउटपुट करंट पे क्या चेंज आता है। सिंपल सी बात है, कहते हैं कि देखें, जब हमने IB करंट रखी 10 माइक्रो एम्पेयर तो IC करंट थी 2 मिली एम्पेयर। जब हमने IB करंट की वैल्यू की 220 माइक्रो एम्पेयर तो IC की वैल्यू होगी 4 मिली एम्पेयर। देखें, ये भी बढ़ती जा रही है और इधर से मिली एम्पेयर में करंट भी बढ़ती जा रही है। तो यहां से इस ग्राफ से देखें, अगर मैं चेंज निकालना चाहूं कि IB करंट में चेंज क्या आया, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो कितना चेंज आया 10 माइक्रो एम्पेयर का। IB करंट में जो चेंज आया है, जो हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, कितना चेंज आया 10 माइक्रो एम्पेयर। ये सारी बातें समझने के लिए। अब दूसरी बात देखें, अब जब IB में चेंज आया तो डेफिनेटली IC में भी चेंज आएगा, ठीक है। अब IC, अब यहां से देखें, जब हमारे पास IB की वैल्यू थी 20 माइक्रो एम्पेयर, जब IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पेयर थी तो IC की वैल्यू थी कितनी 4 मिली एम्पेयर, तो हमने अपर लिमिट लिख दी 4 मिली एम्पेयर। जब IB की वैल्यू थी 10 माइक्रो एम्पेयर तो हमने IC की वैल्यू लिख दी 2 मिली एम्पेयर। तो ये दोनों हमारे पास अपर और लोअर लिमिट आ गई।
अब इसमें भी हमारे पास AC भी है और DC भी है, ये हमारे पास AC है और ये हमारे पास है DC, लेकिन हमें आउटपुट पे सिर्फ AC चाहिए, DC नहीं चाहिए, हमें इस तरह का सिग्नल चाहिए, साथ और कोई फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। DC जो है वो आपकी डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम AC में चेंज निकाल दें, तो 4 मिली एम्पेयर माइनस 2 तो कितना आ गया 2 मिली एम्पेयर। अब सवाल ये है कि हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, ये क्यों पढ़ा है? अब भी आपने देखा, अभी हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास जो बीटा होता है वो क्या होता है, करंट गेन फैक्टर दैट इज इक्वल टू IC बाय IB। ये क्या बताता है हमें? हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू हमारे पास होती थी जी 30 से 500 के दरमियान होती है इसकी वैल्यू, और इसको हम एम्प्लीफिकेशन या करंट गेन फैक्टर कहते हैं। अब देखें यहां से IC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, IC की वैल्यू आई है 2 10 raised to the power minus 3, और IB की वैल्यू कितनी आई है 10 raised to the power minus 6। ठीक हो गया जी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा, अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जी 200। लेट्स सपोज आपका जो है वो 200 एम्पलीफायर सिग्नल आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इनपुट पे ये वाला सिग्नल दिया तो आउटपुट पे मुझे जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो 200 टाइम्स एम्पलीफाई होगा। इसका मतलब ये है, इस सारे जो ग्राफिकल व्यूज हमने देखे हैं इसका मतलब ये है, और एक्चुअल में हमने यही सीन ऑब्टेन करने के लिए सारा प्रोसेस किया था। लास्ट पे देखिएगा, लास्ट पे ये जो हमने कैपेसिटर जो ये क्यों लगाया, अभी मैंने आपको बताया कि IC आउटपुट पे हमें जो करंट चाहिए वो IC है, और IC करंट के साथ हमें DC भी मिल रहा है, AC और DC। हमें DC नहीं चाहिए, हमें सिर्फ AC चाहिए। तो आगे हमने अगेन कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर क्या करेगा जी, AC को तो गुजरने देगा लेकिन DC को क्या कर देगा, DC को ब्लॉक कर देगा। तो हमारे पास सिर्फ आउटपुट पे AC भी हमें मिलेगा। तो ये इस तरह से हम करते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब देखें, जब हमने ये चेंजिंग लगाई, जब हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया तो IB में चेंज आ गया, ये डेल्टा IB हो जाएगा, IC में डेल्टा IC हो जाएगा, VBE इनपुट वोल्टेज में डेल्टा V इन चेंज आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज में डेल्टा V आउट चेंज आ जाएगा। अब ये जो चेंज आया है इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। VC अब क्या हो गया, VCE प्लस डेल्टा V आउट हो गया, ये हो गया। VCC वैसे ही रहा, बेटा वैसे ही रहा। VBE क्या हो गया, VBE में चेंज आ गया, VBE प्लस डेल्टा V इन हो गया, RC ऐसे ही रहा। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अब इस वाली इक्वेशन में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास कुछ ये सीन आ जाता है। देखें, VCE प्लस डेल्टा V आउट माइनस ये वाला VCE इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा, ये सारा फैक्टर ऐसे ही लिखा, माइनस ये वाली चीज VCC माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बीटा VBE बाय RC। अब मैंने इसको ओपन करके लिखा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, ये VCE ये VCC से कैंसिल, ये VCC ये इससे कैंसिल, ये पॉजिटिव VBE ये इससे कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा डेल्टा V आउट इज इक्वल टू डेल्टा V इन इनटू बीटा RC बाय RIE। अब अगर मैं यहाँ से डेल्टा V इन को यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है बीटा RC बाय RIE। डेल्टा V आउट बाय डेल्टा V इन को हम गेन ऑफ द एम्पलीफायर कहते हैं। गेन ऑफ द एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा वो कितना बड़ा होगा, आउटपुट का जो सिग्नल है वो कितना बड़ा होगा, कितना एम्पलीफाइड होगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो बीटा डिसाइड करेगा, और RC कलेक्टर की रेजिस्टेंस RC डिसाइड करेगी, RIE इनपुट रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी। अब यहां से तो ये था जी आपका आज का टॉपिक। तो अब अगर बात की जाए आउटपुट की, हमने इनपुट दी, इस तरह की आउटपुट हमें मिल रही है इन्वर्टेड। तो आपसे सवाल पूछा जाता है जी, आप इसका जवाब भी दीजिए कि अगर आपके पास एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हो, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हो, और आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हो इस तरह का, तो आपको जो आउटपुट सिग्नल पे आउटपुट मिलेगी, जो आउटपुट पोर्शन पे आपको आउटपुट मिलेगी वो किस तरह का सिग्नल होगा, उसका फेज शिफ्ट कैसा होगा, वो सिर्फ एम्पलीफाइड होगा या फेज शिफ्ट होगा, अगर फेज शिफ्ट होगा तो कितना फेज शिफ्ट होगा। इसका आंसर भी कीजिए, अगर किसी को आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि मैंने आपको समझा पाया होगा ये टॉपिक, और ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए थी, एक्स्ट्रा थी। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये डेरिवेशन आपकी बुक का पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अपना ख्याल रखिएगा जी, अपने इस चैनल का भी। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।